देखो, ये हमने पढ़ लिया था इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये पूछा था, पर अंतर था कि अगर ये ऑप्शन था ना 2024 में कि क्या भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी विंडो में पार्ट लेने की अनुमति है। फिर दूसरा ऑप्शन था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता है। An Indian in Indian in India stock exchange can offer separate for trading platform separate can offer separate trading platform for debt। ये भी सिंपल सा ही है, मतलब अब मुझे लग रहा है सिंपल, उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था। Which of the following term indicates a mechanism used by commercial banks for providing credit to the government? Statutory statutory liquidity ratio, है ना, एंड पार्टिसिपेटरी नोट किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ना ये था, सिंपल है। फिर एफडीआई और एफसीआई से पूछा था। अब देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला कि ना, ये तो एक तो उल्टा था कि एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग इन कैपिटल। ये उल्टा था, है ना, उल्टा हो सकता है तो। और एफ आई आई help in capital increasing availability in general while FDI only target specific section। ये ठीक है, क्योंकि ठीक है। और ये था, अब हमने वो पढ़ लिया था कि जो ये एडिशनल एडिशनल एक्सप्लेनेशन सेक्शन पढ़ लिया था कि जनरली एनबीएफसी को विंडो एलएएस विंडो में नहीं शामिल किया जाता, परंतु जो एनबीएफसी प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो ये तो पता ही है कि FIIS are permitted to invest in government securities। ये ठीक है। Stock Exchange of India do offer separate trading platform for debt instrument। ये भी ठीक है। फिर डेप्थ सेगमेंट बोलेंगे और डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चलो वो लेता हूँ, इसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म क्या होता है। ठीक है। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था 1988 में, 1989 में भारत में इसे लागू किया गया आरबीआई द्वारा। और इसका मेन काम होता है मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच एंड एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म पूछ लेगा, है ना, थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो, ये भी ठीक है। आरबीआई लैंड फंड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिस इंजेक्ट लिक्विडिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में टी बिल भी आते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन भी आते हैं, और गवर्नमेंट और और क्या बोलते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है। ये भी बात है ना। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, आरआरबी नहीं कर सकते। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, यूनियन वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं। ये सब लोग कर सकते हैं, नफ ऑफ प्राइमरी डीलर कर सकते हैं। ये चार लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, प्राइमरी डीलर कर सकते हैं। ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं। ठीक है। देन इसमें क्या है, थोड़ा सा ना टाइम, वैसे ये डेली होता है, लेकिन जब जब आरबीआई बताएगा ये वैसे होता है। ठीक है। टिपिकली ओवरनाइट के लिए होता है, बट ना, बट कभी कभार ये ज़्यादा दिन के लिए हो सकता है, 14 दिन के लिए, या ओकेजनली इससे भी ज़्यादा। ठीक है। कॉरिडोर स्ट्रक्चर, कॉरिडोर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज होती है, इसमें सब ये, उसके बाद रेपो रेट है, फिर स्टैंडिंग रेपो रेट है। ये चीज़ें कॉरिडोर स्ट्रक्चर में आते हैं। ये पूछ सकता है हमसे कॉरिडोर स्ट्रक्चर में कौन आते हैं? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट एंड स्टैंडिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब दूसरा है वेज एंड मीन्स एडवांस, आरबीआई सर्कुलर ऑन वेज एंड मीन एडवांस लिमिट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई हैंडबुक
ऑफ स्टैटिक वेज एंड मीन्स एडवांस। पर्पस क्या होता है इसका? टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट टू ब्रिज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच फॉर गवर्नमेंट। टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट टू ब्रिज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच फॉर गवर्नमेंट। ये आरबीआई मतलब मान लीजिए पैसे, आरबीआई अपने पैसे देता है कि भैया, ये आरबीआई देता है पैसे, भैया पैसे ले लो खुश रहो, टेंशन की कोई बात नहीं, है ना। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी मिसमैच को वो करता है। एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विद स्पेसिफिक लिमिट। ये पूछा है। हाँ, ऑल स्टेट गवर्नमेंट है, पर हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लिमिट है। मान लीजिए महाराष्ट्र की सरकार है, वहाँ का सिस्टम अलग है, यूपी की सरकार है, या किसी ऐसे राज्य की सरकार है जहाँ जो इकोनॉमिकली वाइज या स्टेट जीडीपी वाइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके लिए अलग अलग है। नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस। नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांस। क्लीन एडवांस विदाउट कोलेट्रल। जो नॉर्मल, इसमें क्लीन एडवांस विदाउट कोलेट्रल, है ना। और इसके वेज एंड मीन्स एडवांस, ये ओनली फॉर स्टेट सिक्योर्ड एडवांस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक सिक्योरिटी हेल्ड बाई स्टेट। अब देखो, नॉर्मल जो नॉर्मल वो होता है ना, वेज एंड मीन्स एडवांस, ये क्लीन एडवांस होता है और विदाउट एनी कोलेट्रल। स्पेशल है, इसमें आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा, राज्यों को देना पड़ेगा, और राज्यों को भी वो देना पड़ेगा जो केंद्र सरकार की सिक्योरिटी है। केंद्र सरकार tenure typically short-term with duration up to 90 days. If amount is not returned within this period, it would be treated as an overdraft. The interest rate on overdraft is 2% points more than repo rate. Interest rate at near repo rate for central region and advance and special guideline apply for state। एक सेकंड के लिए ये देख लेते हैं। ये बड़ा भी कम है। Tenure typically short-term with duration of up to 90 days. If amount is not returned within this period, it will be treated o- as an overdraft. The interest rate on overdraft is 2% points more than the repo rate। प्लीज इसे हिंदी में समझाइए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। इसमें बोल रखा है टेन्योर, इसका मतलब है कि जो जो यह जो कार्य या लोन लिया गया है उसकी अवधि यानी समय सीमा बहुत छोटी होती है, अधिकतम 90 दिन के लिए होती है। अगर पैसा समय पर वापस नहीं किया किया जाए, अगर उधार लिया गया पैसा 90 दिन के भीतर वापस नहीं किया गया, तो इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में माना जाएगा, अतिरिक्त निकासी के रूप में माना जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप अपने अपने खाते से अपनी जमा राशि से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, या खाते में बैलेंस, या खाते में बैलेंस माइनस में चला जाता है। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर, जब कर्ज ओवरड्राफ्ट बन जाता है, तब उस पर जो ब्याज लगेगा वो रेपो रेट से 2% ज़्यादा होगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक से पैसा उधार लेते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो आमतौर पर सभी तरह के प्रश्न महंगे हो जाते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर अभी रेपो रेट 6% है तो ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दर पर 8% सालाना होगा। अगर अगर 90 दिन के भीतर पैसा नहीं नहीं वापस नहीं किया तो ठीक है, ठीक है सर, की अवधि 90 दिन बताना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब क्या सिस्टम है, ये हो गया। और इंटरेस्ट रेट इसका रेपो रेट क्या, एट नियर रेपो रेट फॉर सेंट्रल। सेंटर के लिए रेपो रेट के आसपास रहता है और स्टेट के लिए अलग अलग गाइडलाइन है। लिमिट आरबीआई फिक्स लिमिट फॉर एच टी एस वाई। आरबीआई ने फिक्स कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 50,000 करोड़, और स्टेट के लिए बताती है कि भाई इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो, अलग अलग टाइम पर बताती है। ये अच्छी बात है। कि कोई
देखते हैं चलो अगली लाइन में क्या वो लगता है। अगली है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनाउंस ये आरबीआई ये यूपीएससी में से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अनाउंस इन अप्रैल 2020 अप्रैल 2022 to exhaust surplus liquidity without collateral functioning as a lower bound of LAS corridor। पीछे तो हमने LAS कॉरिडोर पढ़ा था, ये उसमें लोअर है। इसमें उसमें सबसे पहले एमएसएफ थी, देन रेपो रेट थी, उसके बाद एसडीएफ है। अब इसके अंदर क्या होता है, आरबीआई सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट कोलेटरल, कोई कोलेटरल जमा नहीं कराती। हु कैन अवेल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एक्सेस रीजनल रूरल बैंक, एक्सेस रीजनल रूरल बैंक, और लैब लैब क्या होते हैं, छोड़ो, स्टेट शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दैट मेंटेन, ठीक है, दैट मेंटेन अकाउंट विद आरबीआई, जो आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं। शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, वही। देखो अब क्या हुआ इसमें, वही जो लोग जो लोग एलएएफ में कर सकते हैं, बेसिकली वही लोग कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर हैं भाई। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, देन तुम्हारा शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, देन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये चार ही एलएएफ में पार्टिसिपेट कर सकते थे, ये चार ही इसमें कर सकते हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। टेन्योर ये ये जो होता है ये जनरली रेपो रेट से 25% कम होता है। टेन्योर ओवरनाइट होता है, नो करेक्टर, कोई करेक्टर रिक्वायर नहीं होता। ऑपरेशनल मैकेनिज्म, डायरेक्ट प्लेसमेंट विद आरबीआई वाया ई प्लेटफॉर्म, significant improve liquidity of operation capacity of for RBI without reliance on collateral availability। ठीक है भाई, आरबीआई एक नो collateral दे देगा, और collateral इसलिए जरूरी है, बैंक वो collateral लेकर दूसरे बैंक से अधिक ब्याज दर में पैसा उठा, ये कम ब्याज दर में पैसा उठा सकते हैं। कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक डेफिनेशन, परचेज एंड सेल government securities by RBI to adjust liquidity system in liquidity, adjust liquidity in the system, conduct pre-announced auction, pre-announced auction होता है, टाइप outright OMO purchase, outright OMO sale, absorb liquidity, ऑपरेशन ट्विस्ट। अब देखते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑपरेशन ट्विस्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो खास तौर पर बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें केंद्रीय बैंक एक साथ दो तरह से काम करता है, वो लॉन्ग टर्म सरकारी बॉन्ड को खरीदता है और कम अवधि के सरकारी बॉन्ड को बेचता है, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्या था पहले से भी, लॉन्ग टर्म बाय शॉर्ट टर्म सेल, ये सब लगता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या अंतर होता है। दोनों एक ही होते हैं, बस गवर्नमेंट बॉन्ड थोड़े लंबे समय के लिए होते हैं, ये थोड़े छोटे समय के लिए होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सिविल कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट के लिए आते हैं, है ना, और ऊपर से बाकी
बताइए आपको। देन अब इसमें इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सभी कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन विद आरबीआई। यार इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें दम हो वो कर ले पार्टिसिपेट। है ना? अब देख सकने के लिए ये देखिए कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? निजी कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती ओपन मार्केट ऑपरेशन में। ऑपरेशन में। ये एक सेकंड और बता दीजिए मुझे। ये फॉलो कर और ये बट रिटेल इन्वेस्टर तो कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर और ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट की वो है कोलेटरल नॉट एप्लीकेबल आउटराइट। कोलेटरल क्यों एप्लीकेबल होगा? स्ट्रक्चर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी से मिलेगी। रिटेल डायरेक्ट स्कीम को जी सर देखते हैं। 2021 में लॉन्च की गई पर्पस टू इनेबल इंडिविजुअल रिटेलर्स टू डायरेक्ट इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट एनी इंटरमेडिएशन पूछा था। वन वन कैन ओपन अकाउंट रेसिडेंट इंडिविजुअल, सिंगल और इंडिविजुअली, नॉन रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर सेमा। क्या एनआरआई पार्टिसिपेट कर सकता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम में? टी बिल होते हैं। ठीक है। और रिटेल डायरेक्ट स्कीम में टी बिल भी होते हैं। यार बंदा कोई नहीं बताएगा लगाना। सोवरन बॉन्ड। सोवरन गोल्ड बॉन्ड और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में निवेश नहीं कर सकता एनआरआई। भारतीय व्यक्ति कर सकता है सोवरन गोल्ड बॉन्ड बॉन्ड एंड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में।
अब एक सेकंड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ठीक है ना, ये हो गया रिटेल mechanism. Open a retail online with RBI direct portal linked to investor saving account and a retail पहले portfolio से saving account से ऊपर तो instrument की भी लिए होगा participation primary option to non competitive bidding in secondary market and RBI और NBFO instruction. New floating treatment. ठीक है, ये हो गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा? ये बोल देगा कि नॉन रेसिडेंट वाइज कर सकता है, बट RBI एक्ट Act होगा ओपनिंग रिटेल डायरेक्ट बिल्ट अकाउंट। ठीक है, ये भी आसान है। पार्टिसिपेशन प्राइमरी ऑप्शन की नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, बिडिंग नहीं होगी। सेकेंडरी मार्केट तो RBI NDS OM प्लेटफॉर्म। ठीक है, चार्जेस नो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस की सेटलमेंट डन थ्रू RBI ई सिस्टम promote retail significant promote retail financial inclusion, reduce dependency on institutional investors, guarantee set market share. ठीक है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट RBI एनुअल रिपोर्ट 2024 मार्च 2024 ट्रेजरी रिलीज a unified system where all government receipts and payments are consolidated in a single account with RBI. Objective effective cash management, avoid idle balance, reduce borrowing costs. India's progress. Treasury single account initiative in India has been implemented in states where pilot projects initiated with organizations like ICMR 2019 benefit fiscal balance and real-time cash monitoring. Large exposure framework. ठीक है, तो मुझे ये लाइन थोड़ा समझ नहीं आई, ये समझ लूंगा अभी। ठीक है, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क आरबीआई टू शेयर आरबीआई फ्रेमवर्क टू शेयर बैंक टू एक्सपोर्ट। अरे वो बहुत आसान है। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क आरबीआई फ्रेमवर्क टू शेयर बैंक एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टीज और ग्रुप ऑफ लिमिट काउंटर रिस्क। बताना ये क्या होता है? लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एक नियामक ढांचा है जो बैंक को निर्देश देता है वह किसी भी इतर उधारकर्ता या आपस में जुड़े उधारकर्ताओं के समूह के प्रति अपने कुल जोखिम को अपनी उपलब्ध पात्र पूंजी को निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाएं। मतलब एकल उधारकर्ता बैंक का किसी एकल उधारकर्ता के प्रति कुल जोखिम इसकी उपलब्ध पूंजी 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और विशेष परिस्थिति में बैंक बोर्ड अनुमोदन से लेकर ये सीमा 5% तक बढ़ाई जा सकती है, कुल सीमा 50%। आपस में आपस में जुड़े उधारकर्ताओं के समूह को बैंक ऐसे समूह के प्रति कुल जोखिम इसकी उपलब्ध पात्र पूंजी 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब दो या दो से अधिक उधारकर्ता के बीच हुकूमत होता है, जिसका सत्ता एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो उन्हें कनेक्टेड काउंटर पार्टी माना जाता है। कंट्रोल रिलेशनशिप इंटर 20% प्लस 30% 25%। मेजरमेंट किया जाता है इंक्लूड लोन इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव ऑफ बैलेंस करेंसी। ठीक है,
Legal Entity Identifier, a G20 character global ID or legal entity in financial transaction. After G20 formed, the concept of legal entity identifier code, the Financial Stability Board appointed a new overseeing body to implement it. This organization is known for the Global Entity Identifier applicability. नहीं लाइटर कर दो यार, चमक रहा है, चल तो पढ़ रहा हूँ। मम्मी मम्मी छोड़ो तुम, नहीं पढ़ता। अरे मम्मी सारी बंद कर दो, मेरे को अजीब सा लग रहा है। मम्मी बंद कर दो यार, अरे बंद कर दो, मेरे को चमक रहा है यार, सूरज सूरज से ज्यादा लाइट है क्या ये? और नाश्ता पानी थोड़ा बना देना, कल भी मैंने कभी खाया था। चलो वही खा लेंगे। अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद खाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवरसीइंग इम्प्लीमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन is known for Global Legal Entity Identifier Foundation. This organization is known for Legal Entity Identifier Foundation application in India. Legal Entity Identifier is mandatory for all single NIST RTGS transaction of up to 550 crore and above for non-individual entities, including government, corporation, undertaken by excluding government department and ministries, individual transaction are exempted. एक ईयर में एनुअल बनाना होगा, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ CCIL. Bank must restrict exposure if legal entity identifier not obtained. ठीक है, देखते हैं अगला क्या पूछा है। छोटा सा पेज है। यूपीएससी में 2024 में पूछा, इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड इन गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज। दो तीन सब। अब इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर, सब कुछ होने वाली है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, जो बच्चे ना पीआईक्यू करा होता है ना, वो सही से आराम से कर लेगा। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नहीं, अगर बाय करेगा तो पैसे देना पड़ेगा, सेल करेगा तो पैसा उसके पास आएगा। इफ रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई लाइकली टू सेल डॉलर इन मार्केट। सही बात है, डॉलर डॉलर देगा पैसा खरीदेगा, डॉलर देगा पैसा खरीदेगा। If interest rates in the USA or European Union were to fall, that is to induce likely to induce RBI to buy dollar. ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया क्या होगा, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जब वहाँ कम हो गया तो वहाँ के लोग आएंगे, डॉलर को एक्सचेंज करेंगे, वहाँ के लोग कम 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 ब्याज पर पैसा उठाएंगे और भारत में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जिससे रुपी बिकेगा। अगर भारत को रुपी को बचाना है तो आरबीआई डॉलर खरीदेगा। स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस था ना, तो इसी टाइप के लिखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ये पहला ही गलत हो गया ना, हाई स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है, पीछे पड़ा नहीं, स्टेट डेवलपमेंट लोन, फिर वेज एंड एडवांस लीव भी पड़ा। तो वो तो उनके लिए तो स्पेशल वाला सीन है कि क्या नहीं है ना। ट्रेजरी बिल आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर इज नो ट्रेजरी बिल, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं राज्य सरकार कोई ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। ट्रेजरी बिल ऑफर एट इशू एट द डिस्काउंट एज पर प्राइस वैल्यू 2 and 3, ये ठीक है। फिर ये पूछ रखा था उन्होंने 2021 में, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डी मार्ट अकाउंट कैन इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया in depth security of government of India debt bond in primary market. The non-negotiable system order matching machine. The non the
The negotiated dealing system order matching is the government security trading platform रिजर्व बैंक द देखो पहले इसे हटा दो सेंट्रल डिपॉजिटरी वाला सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे हटा दो इस तीन को हटाओगे आपके सामने पड़ेगा इसका आंसर है बी वन एंड टू The negotiated dealing system order matching is a government security trading platform operated by RBI ये पूछ सकता है ये किसके द्वारा है आरबीआई के द्वारा अब देख लेते हैं जो 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि देखो इंश्योरेंस कंपनी regulated by IRDA they are major institutional buyer in both corporate bond and government securities they invest large sums to meet long-term liability. Pension fund regulated by EFRDA. Pension fund invests in both GCAP and corporate bonds, depending on the scheme and the risk exposure norms. NPS and EPFO are significant participants in the debt market. Retail investors can now invest both in government securities and corporate bonds through RBI Retail Direct or GCAP. Through stock exchange or mutual fund for corporate bonds. Government is actively encouraging retail investors. जैसे जिस भी व्यक्ति ने 2021 का पीवाईसी किया होता है ना वो इसे इजीली कर लेते हैं हाँ भाई वो बंदा खुल्लम खुल्ला दे रहा है 2021 का पीवाईसी उसके बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आप ध्यान चले जाइए वहाँ से बादाम बादाम उगाई बादाम खाई दवाई वो वो 2021 में हमको दे रहा है 13वां क्वेश्चन देन कैपिटल गेन टैक्स ऑन सोवरन गोल्ड बॉन्ड ठीक है एसजीबी टैक्सेशन इन बजट 2024 चेंज कैपिटल गेन टैक्स ऑन मैच्योरिटी इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स लाइव लेवी एज पर इन्वेस्टर एप्लीकेबल स्लैब रेट कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिडेम्पशन रेट देखा जाएगा यार इसका अच्छा ऊपर पड़ेगा बोल के मांगे capital gain tax on redemption exempt from capital gain for individual investors upon redemption at maturity level 8 years समझाओ भारतीय भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझाओ हिंदी में बिल्कुल आइए सोवरन गोल्ड बॉन्ड एंड फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में निवेश पर मिलने वाली लाभ हैं इनको लगाने का हिंदी में कुछ तकलीफी है सोवरन गोल्ड बॉन्ड की जो मैंने बोला है वो समझाओ
Capital gain and reduction exemption from capital gain tax for individual investors upon redemption at maturity level. Please translate it in Hindi. तो ये लास्ट तक व्यक्तिगत निवेश के लिए तरीका एंड सिंपल लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में करो व्यक्तिगत लाभ कर कर छूट जब व्यक्तिगत निवेशक अपने निवेश को परिपक्व समय से वापस लेता है तो जो व्यक्तिगत लाभ की किस्त बनती है अगर आप पहले निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म taxable under capital gain tax long term capital gain after 12 months tax as 12.5 without indexation benefit सिंपल भाषा में समझाओ क्या बोल सकता है सिंपल भाषा में समझाओ क्या बोल सकता है जो बात बता रहा है अपनी संपत्ति के बारे में उससे भी संपत्ति में कोई सजेशन इस पर भी लागू होगा कि दीर्घकालिक को जीरो कर सकता है भारत में कई बार इस पेड़ की चीज के राहत मिलेगी तो 12 महीने से पहले निकालते हैं तो वही आपको जो टैक्स देना पड़ेगा जो आपकी स्लैब में पड़ता है TDS not applicable however the person must report interest and capital gains in their income tax returns with a qualified institutional buyer defined RBI ICDR 2018 की रेगुलेशन में RBI एक्सचेंज करता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंटिटीज शेड्यूल कमर्शियल बैंक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड मिनिमम worth of 50 crore rupees NBFC registered with RBI having a worth of 500 crore and more purpose. Qualifying supplier are provide preferential access in IPOs, debt placement, and similar mechanism due to their financial expertise and institutional strength. Recent update 2025 SEBI has approved extending the definition of qualified institutional buyer include alternate investor for limited purpose of investment in angel fund. This initiative aims to broaden investor base for startups by allowing more financial robust individuals to participate. Additionally, SEBI proposed removing the existing 300 investor cap on angel fund. It is charged very much. Tax excluded investor का होता है क्या होता है इनमें से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संस्था होती है संस्था को कहा जा सकता है जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए लीगल तौर पर एलिजिबल होता है एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टर को ज़्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट कर सकता है इक्विटी वेंचर कैपिटल या हेल्थ फंड में इन्वेस्ट करने की अनुमति होती है जो आम इन्वेस्टर के लिए नहीं होती इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो लोग इन इन्वेस्टर में पैसा लगा रहे हैं उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज और रिसोर्स है कि वो इन इन्वेस्टमेंट को समझ इन इन्वेस्टमेंट का रिस्क को समझ सकें एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इनकम है जैसे करने के लिए इंडियन कंटेक्स्ट में बताइए एंजल फंड क्या होता है
डेफिनेटली सही है। 100 वर्डों में बताइए। एंजल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टार्टअप बिजनेस को इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करता है जिसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ये इन्वेस्टर जनरली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं जो इमर्जिंग बिजनेस में रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में एंजल इन्वेस्टमेंट फंड को सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इन फंड का मेन पर्पस होता है स्टार्टअप को अर्ली स्टेज फंडिंग देना जिससे उनकी ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सके। एंजल फंड के थ्रू स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और इन्वेस्टर को हेरिटेज का पोटेंशियल होता है। एक सेकंड लगाइए। 200 इन्वेस्टर क्या कौन एंजल फंड ये क्या है? इंडिया में एंजल फंड सेविंग एंजल फंड के लिए 200 इन्वेस्टर कर सकता है जिसका मतलब एक एंजल फंड का मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर हो सकते हैं। ये कैप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फंड का साइज मैनेजेबल रहे और फंड के इन्वेस्टर को बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी मिल सके। इस कैप का एम ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले एक कंट्रोल इन्वायरमेंट मिले यानी उनका कैपिटल एफिशिएंट मैनेज हो सके। एंजल इन्वेस्टर फंड ये म्यूचुअल फंड की तरह है क्या? एंजल इन्वेस्टमेंट फंड म्यूचुअल फंड की तरह है क्या? भारत में हाई इंडिविजुअल नेटवर्क कितनी होती है? भारत में सेबी के अकॉर्डिंग बताइए। 500 दिया गया। ठीक है। T0, T1 to 31 system fully implemented, T1 settlement fully implemented across Indian equity market since 2023, 27 January. Trade are settled one working day after transaction date. T0 settlement optional and new introduced in December 2024 enhanced liquidity in equity market liquidity variety of issues applicable in across 500 listed stock market capitalization gradual realized January 2025 bottom 100 in bottom 100 of top 100 stocks every month additionally 500 stock added fully implemented within 5 months participation T0 participation optional भारत में T+0 का पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब हमसे क्या पूछता है यूपीएससी। ये विच ऑफ द अबोइंग कंसिडर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। मोटरसाइकिल को हटा दो। करेंसी स्वैप एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड। डी करने का ये भी लिख दिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखने का चाहिए। अब इससे पहले हमसे यूपीएससी में 2012 में पूछा था
The price of any currency in international market is decided by World Bank. Demand and good service provided by country, stability of the country, concerned country, economical capacity. 2 and 3. 2 and 3 होता है B है इसका आंसर. Now, which of the following constitutes capital account? Capital account. इसे हमें याद नहीं है capital account. देखते हैं. फॉरेन लोन आएंगे, एफडीआई आएगी, रेमिटेंस आएंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएंगे, रेमिटेंस में आएंगे. 1 2 4 रेमिटेंस में ऑप्शन निकलेंगे. 1 2 4 डी. डी दे रखा है. नहीं, इसको किसका डी ठीक है. In context of Indian economy, non-financial debt include which of the following? Non-financial debt, housing loan owned by household, outstanding and credit card and payable. नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है? डेट जैसे कंपनी जिसके बिजनेस की फाइनेंशियल करने के अलावा उनके उनके ऑपरेशनल सोशल या स्टेटिक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करती है. जनरली इस व्यक्ति की एंटिटी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर से बताता है. रेपुटेशन कंपनी. अरे सिंपल लैंग्वेज में बताओ. मतलब है किसी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रैवल की किसी तरह से दूसरी तरह से रेपुटेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड वैल्यू, एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट. हाउस लोन एंड बाय हाउस होल्ड अमाउंट being developed. EPS is marketable. Exchange traded fund is marketable security that tracks an index commodity and basket of assets and traded in stock exchange. It represents financial value and ownership, and it is a classic financial instrument. तो अब इसमें क्या बोल रखा था? इसमें बोल रखा था कि ईपीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड देख लेते हैं क्या होते हैं. इस मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स ऑन इंडेक्स कमोडिटी एंड बास्केट ऑफ assets and is trading on stock exchange. It represents financial value and ownership. Hence, it's classic financial instrument. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? ओनली 100 शब्दों में बताइए. इंफॉर्मेशन रिपीट मत करना. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक मार्केट में पब्लिकली ट्रेडेड होता है. ईटीएफ एक बास्केट ऑफ एसेट्स है जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी को ट्रैक करता है और उसमें इन्वेस्ट का एक आसान तरीका प्रोवाइड करता है. ईटीएफ को स्टॉक की तरह बाय और सेल किया जा सकता है. ये इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है. ईटीएफ का प्राइस ईटीएफ का प्राइस मार्केट और रियल टाइम में फ्लक्चुएट करता है जो उनके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के हिसाब से होता है. ये लो कॉस्ट ये लो कॉस्ट और लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है. म्यूचुअल फंड भी तो एक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है.
म्यूचुअल फंड को एक फिक्स प्राइस पर डे एंड नेट वैल्यू एसेट के बेसिस पर खरीदा और बेचा जाता है। डे एंड पर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्टिवली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिवली ट्रेड नहीं करता। ईटीएफ को स्टॉक मार्केट पर ट्रेड किया जाता है जैसे रेगुलर स्टॉक। इनका प्राइस मार्केट से रियल टाइम फ्लक्चुएट है। म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करता है जो एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। ईटीएफ ज़्यादातर पैसिवली मैनेज होते हैं जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि आपको उनकी यूनिट बाय और सेल करते वक्त एनएवी का वेट करना पड़ता है। ईटीएफ की लिक्विडिटी हाई होती है क्योंकि आप उन्हें मार्केट आवर के दौरान कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। एनएवी क्या होता है? क्या होता है? म्यूचुअल फंड को मार्केट शुरू होने के बाद और मार्केट शुरू होने से पहले खरीद सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड को केवल मार्केट खत्म होने के बाद खरीद सकते हैं जब नेट एसेट वैल्यू आ जाए। अब देखते हैं मोटर व्हीकल इज अ फिजिकल टेंजेबल एसेट नॉट a contract to marketable claim or financial value. It does not represent financial obligation or investment. ठीक है। A currency swap is a derivative contract used between parties to exchange cash flow in different currencies. It is used to international finance to hedge currency risk, recognize financial instruments in global markets. ये भी देख लीजिए क्या है। Currency swap is a derivative contract used between parties to exchange cash flow in different currencies. It is used in international finance to hedge currency risk or recognize financial instrument in global markets. ये इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सिंपल भाषा में समझा दो। करेंसी स्वैप एक करेंसी करेंसी स्वैप एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टी अपनी अपनी करेंसी को एक दूसरे में बदलती हैं। इसका मेन पर्पस एक ही पार्टी को अपनी करेंसी के बदले दूसरी करेंसी का फायदा हो सके और दोनों पार्टी को एक्सचेंज रेट के रिस्क से बचाया जा सके। ये एक कॉमन और एक्सेप्टेड फाइनेंशियल टूल है। मतलब जिस दिन समझौता होगा उसी दिन जो करेंसी का रेट होगा वो ही रेट आगे जाके होगा। ऐसा नहीं होगा जब दो पार्टी करेंसी स्वैप करती हैं तो एवरेज एक्सचेंज रेट या प्री डिटरमाइंड रेट पर समझौता करती हैं जो फ्यूचर में कैश फ्लो को एक्सचेंज करते वक्त अप्लाई हो। जो रेट समझौते से वक्त हेड होता है वही रेट फ्यूचर करने के लिए होता है ना कि मार्केट। थैंक यू। ये हो गया। अब देखते हैं ये हमारा करेंसी रिस्क कैलकुलेशन से बताता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फैसी फैसिलिटी facilitating the transfer, allocation and management of capital. They can be broadly characterized based on their structure, function and underlying assets. Cash instruments those values directly influenced by markets and can be readily transferred. Securities, stocks and bonds are actively cash instruments whose value is directly influenced by markets and can be readily transferred. Examples: securities, stocks and bonds are actively trading on exchange. Loan and deposit agreement where lender provide funds to borrower with the expectation of repayment in the interest. Please इसे सिंपल भाषा में समझा दो।
कैश इंस्ट्रूमेंट वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू डायरेक्टली मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है और जिन्हें आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में कैश इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ होती हैं जो मार्केट में इजीली इजीली ट्रेड किया सकती हैं और उनकी डिमांड वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करती है। सिक्योरिटी जैसे स्टॉक और बॉन्ड जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं उनकी वैल्यू मार्केट के साथ होती है। लोन एग्रीमेंट जब लेंडर बोरोवर को पैसा देता है और बोरोवर उस पैसे पर इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिटर्न करने की उम्मीद होती है। कैश इंस्ट्रूमेंट में मेन फीचर ये है कि इनकी वैल्यू मार्केट की करंट कंडीशन के साथ चेंज होता है। लोन एग्रीमेंट में ऐसा थोड़ी होता है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया, जैसे मान लीजिए 500 रुपये दिए, 500 रुपये तो मिलेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी मार्केट के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोन एग्रीमेंट जो पहले होता है उसकी वैल्यू मार्केट कंडीशन के साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होती। अगर किसी ने 500 दिया तो हमें 500 वापस मिलेंगे, चाहे मार्केट पर ये लोन एग्रीमेंट एक फिक्स अमाउंट होता है, वो बोरोवर को लेंडर को एक फिक्स अमाउंट तक इंटरेस्ट पे करना होता है। मार्केट कंडीशन का लोन एग्रीमेंट पर उतना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता जितनी कैश इंस्ट्रूमेंट पर होता है। जैसे स्टॉक बॉन्ड पर होता है जिनकी वैल्यू मार्केट में डिमांड सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से चेंज होती है। लोन एग्रीमेंट में फिक्स अमाउंट होता है, उनकी उनकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होती। सिंपल शब्दों में लोन एग्रीमेंट एक फिक्स चीज होती है इसमें पैसा देने वाला एक्सपेक्ट करता है कि बोरोवर उसे एडिड अमाउंट वापसी करेगा। ठीक है। Derivative instruments, financial contracts that derive their value from underlying assets, indices, or entities. Example: future contracts, agreement to buy or sell an asset at predetermined future date and price. Option contracts provide holder the right but not the obligation, not the obligation to buy or sell an asset at such price before certain date. Swap contracts in which two parties exchange cash flow or liabilities from two different financial instruments. Example: करेंसी स्वैप, सीधी जिसे सिंपल भाषा में ट्रांसलेट कर दो और अच्छी तरह समझा दो। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग स्टॉक एसेट जैसे स्टॉक कमोडिटी या करेंसी की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में फ्यूचर में होने वाली प्राइस की चेंज के ऊपर बेस्ड होते हैं। डेरिवेटिव पर इस रिस्क को मैनेज करने के लिए होता है। इनके कॉमन टाइप होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बायर और सेलर से डिटरमाइन प्राइस पर एक एसेट को फ्यूचर डेट पर बाय जो सेल करने में प्रॉमिस करता है। मतलब आप डिसाइड करते हैं कि एक डेट तक आपको किस प्राइस पर जो एसेट बाय करना होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होल्डर को एक राइट देता है कि लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन होल्डर को एक फिक्स प्राइस पर एसेट बाय या सेल करना चाहे तो चाहे, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं होता। ऑप्शन होल्डर डिसाइड करता है कि उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या नहीं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो पार्टीज अपनी कैश फ्लो या लायबिलिटीज को एक्सचेंज करती है। और एग्जाम्पल: एक करेंसी स्वैप में एक पार्टी अपनी करेंसी को दूसरी पार्टी करेंसी का बीच एक्सचेंज करती है ताकि एक्सचेंज रेट का रिस्क मैनेज किया जा सके। सिंपल भाषा में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऐसे फाइनेंशियल एग्रीमेंट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एसेट के फ्यूचर प्राइस को बेस पर होते हैं। अगर किसी पार्टी को लगता है कि फ्यूचर में एसेट का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकती हैं। इसमें कुछ ऑप्शन पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे टूल होते हैं जो स्पेसिफिक फ्यूचर डेट और प्राइस पर एसेट बाय सेल करते हैं। शॉर्ट सेलिंग इसी का एग्जांपल है। तो ना that into the that 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 instrument obligation that require the issuer to repay the borrower amount typically with interest. That instrument the obligation that require issuer to repay amount borrower amount typically with interest. Example: bond, long term security issued by corporation or government promise to periodic interest.
payment or return of principal at maturity, debenture, unsecured debt instruments, tax only creditworthiness of the issuer. जल्दी से एक्सप्लेन करो सिंपल लैंग्वेज में।